हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारे मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है हमारी और अरेंजमेंट का लेक्चर है, तो इसलिए हम लोग आपका सोशोलॉजी पढ़ेंगे और इसमें सोशल साइंस है हमारी बेसिकली। और इसी में हम लोग देख रहे थे भारत और समकालीन विश्व आपका सेकंड, और इसी के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि कैसे एक देश, सारे देश आपस में आपको ग्लोबलाइज हुए हैं। बेसिकली हम लोग आगे ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे थे और ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या लाभ हुए हैं और ग्लोबलाइजेशन ने कैसे एक दूसरे को प्रभावित किया है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से। कैसे हम सब में एक दूसरे में खान पान में और रूप रंग और आपकी जो हमारी संस्कृति है उसमें कैसे आपका विविधता आई और विविधता की संपन्नता क्या है। तो ये सारी चीजें हमारे इस लेक्चर के अंतर्गत ही हैं, जिनको हम लोग गौर करके देखेंगे और इन पर विचार भी करेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा अपना डिजिटल बोर्ड पर। ये हमने देख लिया इतना, इस पर हमने बात कर ली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक इतना हम लोग इस पर गौर करके बहुत अच्छे से आपका देख चुके और इस पर अपना बात कर ली। सिल्क रूट पर हमने बात की कि सिल्क रूट क्या था, रेशम मार्ग कहाँ से बना हुआ था, रेशम मार्ग की पूरी कहानी को हमने पढ़ा, भोजन की जो यात्रा है उसको पढ़ा, इन सब को हमने देखा। वेनिस और पूर्व के साथ जो आपके व्यापारी थे, किस तरह से व्यापार करते थे, उनके व्यापारी चीजों को पढ़ा। चलिए, और हमने बीमारी और विजय और व्यापार को भी इसमें देख लिया था। इतना हम लोग आपका पढ़ चुके थे, किस तरह से ये आपकी बीमारी फैली है, किस तरह से ये सारे चीजों को इसने आपके चपेट में लिया है और कैसे यूरोप ही आपका जो आपका बाजार है वो आपका बना है। अब हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी, 1815 से लेकर 1914 तक। चलिए, कोई बच्चा है जो आपका माइक लेकर खड़े होकर आपका लेक्चर को पढ़े? कोई बच्चा किसी भी स्कूल से? चलिए ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी थी। कह रहे जब आपकी 19वीं सदी का समय आया तो आपकी जो बदलाव थे वो बहुत तेजी से हो रहे थे। कैसे बदलाव हो रहे थे? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाज की कायाकल्प कर दी। विदेश संबंधों के नए आपके ढर्रे में ढाल दिया। कैसे हैं कि विदेशी जो आपके संबंध हुए थे उसमें जो नया आपका ढर्रा था उस नए आपके ढाल में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नियमनों में तीन तरह की गतियों या आपका प्रभाव का उल्लेख किया। तीन तरह की गति हैं, तीन तरह का जो आपका प्रवाह है उनका उल्लेख मिला। इसमें पहला प्रवाह था व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी के मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा प्रवाह होता है इसमें लोगों का काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो लोग काम की तलाश में क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका जाया करते थे। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ प्रवाह, दीर्घ अवधि के दूर दरवाजों के इलाकों में निवेश कर दिया गया। कैसे थे? एक दूसरे की तरफ आपका जानते थे, इन दूसरों को देखते थे। ये तीन तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूदा संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तु या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर पर्याप्त ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई गई थी। फिर भी यदि हम इन तीन प्रभावों को एक साथ अध्ययन करेंगे तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यानी कि अगर आप 19वीं सदी की विश्व को समझोगे, अर्थव्यवस्था को, तो ये सारी चीज हम बहुत अच्छे से आपके समझेंगे। और तीन प्रभाव का जो चयन है, इन तीन प्रभाव का चयन हम लोग आपका करेंगे और आपका इन पर आपका विचार करेंगे। ठीक, और हम इनको गौर करके भी एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से आपका इनको हम देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, कि कैसे आपका विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ।
कह रहे हैं कि इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग में बदलने के रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से ही सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग ही थी। अगर उस समय ग्रेट ग्रेट खाद्यान्न ब्रिटेन खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता है तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है। कह रहे अगर ब्रिटेन जो है अगर खाद्यान्न को आपका डिपेंड मानकर अगर आप उसी बात पर चले तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है या जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसमें गिरावट आएगी। सामाजिक तनाव फैलता है। आइए देखते हैं कि इस आकांक्षा के पीछे क्या कारण थे। 18वीं सदी के आखिर तक दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा शहर में नतीजा देश में भोजन की मांग बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने के लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामी के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, जिन्हें कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लगा दी थी कि उन्हें कॉर्न लॉ कहा गया। खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूत कर दिया और वहां कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया। क्या लगा दिया? कॉर्न लॉ लगा दिया। ठीक है। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमतों पर खाद्य पदार्थ आयात किए जाने लगे। कैसा हुआ? अब कुछ भी खाद्य पदार्थ क्या है, बहुत ही लो आपके प्राइस पर आप उनको आयात आयात का मतलब होता है मंगवाना। अब आप बहुत कम कीमत पर अब आप चीजों को अपने यहाँ मंगवा सकते थे। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य से कम थी। अब समस्या क्या थी? जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में आपकी मक्का हो रही है, मक्का की 1 कुंटल की कॉस्ट आपका 100 रुपए है, तो वो कितने में बिकेगी? 100 या 110 रुपए की मान लीजिए बिक रही है। लेकिन जो बाहर से मंगा रहे थे वो 80 रुपए की आ रही थी। तो जो आपका ब्रिटेन की मक्का थी, जो कॉर्न थी, वो क्या कर रही थी? आयातित जो आपकी मक्का से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही थी। तो फलस्वरूप ब्रिटेन जो ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी। अब इससे क्या हुआ? जो ब्रिटिश किसान हैं उनकी हालत बिगड़ेगी। क्यों बिगड़ेगी उनकी हालत? क्योंकि उनको खरीदार आपके कम होंगे। अब किसको खरीदेंगे? जो चीज आयातित है सस्ती उसको खरीदेंगे। तो आयातित माल की कीमतें मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। अब चीजें जब आप बाहर से मंगा रहे हो वो सस्ती है तो लोग अपनी खेती नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आपको खेती में लॉस होगा तो आप क्यों करोगे एग्रीकल्चर? ठीक। तो वो क्या कर रहे थे? लॉक कर रहे थे। गांव से उजड़कर वे तो शहरों या दूसरे देश जाने लगे। अब गांव से उजड़कर लोग शहर चले गए या फिर कहीं और किसी और देश में अपना रैन बसेरे की वो सोचने लगे, क्योंकि वहां उन्हें पता लग गया कि अब हमारे यहाँ जीवन इतना सुलभ नहीं है जितना कि हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि हमारा इतना जीवन सुलभ होगा। जब खाद्य पदार्थों की कीमतें में आपका गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोक्ता का स्तर बढ़ गया। अब जब आपकी खाने पीने की चीजों में अगर आपकी गिरावट आएगी तो रेट अगर कम होंगे तो कंज्यूमर बढ़ जाएंगे। अगर रेट बढ़ेगा तो कंज्यूमर जो होते हैं, उपभोक्ता, वो क्या है? कम होते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक आपके प्रगति काफी तेजी से हो रही थी। उधर ही अगर आप बात करो ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में क्या था? इंडस्ट्रियल जो आपका प्रोसीजर था उसका डेवलपमेंट बड़े अच्छे रेट पर हो रहा था, जिसने लोगों की आय में वृद्धि की। इससे लोगों की जरूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थ का भी और ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। अब जमीनों पर आपका खेती करते थे और ये सब चीजें होने लगी। खेतों के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था। खेतीहार इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की जरूरत थी। अब कह रहे हैं कि जो आपके खेतीहार के क्षेत्र थे उनको पोर्ट से जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए थी? आपका रेलवे की आपका जरूरत थी। ज्यादा से ज्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाई गई और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई जमीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यकता था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसें, यानी कि
नए घर बनने लगे, नई बस्तियां बनना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इनके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों की पूंजी लगी थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी की गई थी, वहां लोग आकर बस जाने लगे, यानी कि श्रम का प्रवाह भी होने लगा। कैसे होने लगा? आपका श्रम का जो आपका प्रवाह है वो आपका होने लगा था। ठीक। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में घर-बार छोड़कर दूसरे देश में जाकर काम करने लगे। अब ये वही बाप का महंगाई है, वही बाप का बेरोजगारी है जो लोगों को दूसरे देश में काम करने के लिए आपका मजबूर कर रही है। क्योंकि जब लोगों के पास अपना रोजगार काम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और आप देखते हैं कि आज भी हमारे यहाँ शहरों से गांव की ओर, गांव से बड़े शहरों की ओर क्या होता है? आपका प्रवसन होता है। और लोग क्या हैं? आपका एक शहर से दूसरे शहरों की तरफ आपका बढ़ते जाते हैं। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा इन सभी चीजों को समझना और आपको देखना भी होगा, और इन सब चीजों पर जो बात है आपको बात भी करना होगा। तो ये आप जो इमेज है इसको सामने दे सकते हैं। जहाज पर चढ़ने का इंतजार करते आशियार बाप के प्रवासियों का चित्र है कि लोग आपका जहाज पे चढ़ने के लिए कैसे खड़े हैं, आप इनको देख सकते हैं। और ये जहाज पर खड़े हुए हैं। अमेरिका को रवाना होते हुए आप प्रवासी से लदे जहाज के चित्र को भी आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझाने, प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव और कस्बे तक नहीं बल्कि हजारों दूर मील आने लगा था। अब अपने खेतों में खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर सकते थे। ऐसे औद्योगिक आपके मजदूर करने लगे जो हाल ही में संभव थे वहां पर ऐसे खेतों में कर सकते थे जहां महज एक ही पीढ़ी पहले संभवतः ठेला ठेला जंगल में रहते थे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। कैसे होता था कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में आपका जो रेलवे है उनका इस्तेमाल किया जाता था। रेलवे का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था कि पानी के जहाज को से दूसरे देशों तक पहुंचाया जा सके। इन जहाजों पर दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन द्वीप समूह के मजदूर की का वेतन बहुत कम प्राप्त कराया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन तरह तरह के नाटकीय बदलाव हमें अपने रास्ते में पंजाब में भी देख सकते हैं। यह ब्रिटेन भारत सरकार की अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाया गया। अब कह रहे हैं जहां भारत सरकार की सेमी ड्राई जो एरिया थे, खास कर जो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र थे, उन जमीनों को भी उपजाऊ बना रहे थे। उन्होंने क्या किया? वहां पर आपका जो नहर है उसका जल बिछा दिया, जाल बिछाया। क्योंकि जो अर्ध रेगिस्तान था वहां आपका सिंचाई की सुविधा पर्याप्त न होने की वजह से वहां आपका कृषि नहीं हो पाती थी। तो अंग्रेजों ने नहर का जाल बिछाकर सिंचाई को पर्याप्त करने की कोशिश की। और कह रहे हैं नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों पर लोगों को लगाकर बसाया। उनकी बस्तियों के केनाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्ती भी कहा जाता था। यानी कि जो बस्ती आपके नहर के आसपास के क्षेत्र में बसी हैं, हमने उनको क्या कहा? कैनाल आपका कहा कि कैनाल रिवर क्षेत्र जो है ये आपका इसमें बसा हुआ है। और उनको भी हमने इसमें गौर करके देखा कि ये सारी आपकी कैनाल रिवर है। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहे हैं भोजन तो सिर्फ एकमात्र उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है, जिस दुनिया भर के बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। चीजों के उत्पादन के लिए इलाकों में इतनी महारत हासिल थी कि 1820 से लेकर 1914 के बीच में विश्व व्यापार में 25% से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। यानी कि 25 से जो है 40% की वृद्धि हो चुकी थी।
इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पाद यानी कि गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पाद और कोयले जैसे खनिज से प्राप्त था। तकनीकी भूमिका। इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका रही है? रेलवे, भाप जांच के इंजन, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती है। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण आयात और परिवहन संसाधनों में भारी सुधार किए गए हैं। तेजी से चलने वाली गाड़ियां बनी, बोगियों का जो भर का काम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा। इसमें किसी भी उत्पाद को दूर दूर तक आपके बाजारों में कम लागत, ज्यादा आसानी से उनको पहुंचाया जा सकता था। मांस उत्पाद के लिए व्यापार से इस प्रक्रिया में अच्छा अंदाजा मिला। 1870 के दशक में अमेरिका में यूरोप को मांस निर्यात किया गया था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप में ले जाकर काट दिया जाता था, ताकि जिंदा जानवर बहुत ज्यादा घेरे में होते थे। बहुत सारे तो लंबे सफर में ही मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे या उनका वजन गिर जाता था। ठीक, वे खाने लायक नहीं रहते थे। इस वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा हो गया था। यानी कि यूरोप में तो उस समय बर्फ थी, तो जो खाद्यान्न भी था, खाद्यान्न के साथ आप देख चुके हैं कैसे रेट बढ़ रहे, आज बढ़े थे। लेकिन जो मीट था, मीट भी और देशों से, भारत से या फिर अन्य और देशों से जो आपका मीट बेसिकली जा रहा था, वो मीट आपका एक कच्चे फॉर्म में आपका एक देश से दूसरे देश की तरफ आपका बढ़ रहा था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादन में भी कम हो रहा था। ये तकनीकी आने से स्थिति बदल गई। पानी के जहाज में आपका रेफ्रिजरेटर की तकनीकी स्थापित हो गई। अब पानी के जहाज में क्या आने लगा? रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रीज आने लगे, जिससे जल्द खराब होने वाली चीज लंबी यात्राओं तक लिया जा सकता था। यानी कि आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो बहुत कम समय तक चलेगी, वो भी अब लॉन्ग ड्यूरेबल स्थिति तक आप उनको यूज कर सकते थे और आप उनको अभी तक बहुत लंबे समय तक भी प्रयोग में इनको ला सकते थे और उनको देख भी सकते थे। देख लिया। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मार दिया जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप में भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। सिर्फ उनके पास आलू और ब्रेड ही होते थे। अब बहुत सारे लोगों का भोजन मांस, आहार, मक्खा, अंडन शामिल हो गया। जीवन स्तर सुधरने में देश की शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देश में साम्राज्यवादी सूबे का आपका समर्थन मिलने लगा। ये क्या हो गया? इन सब चीजों को आपका जो समर्थन है वो आपका इनको मिलने लगा। यानी कि जो मांस पहले जो आपके जानवर थे, जो जहाज में लदकर जो आपका लंदन इस तरह से जाया करते थे, अब उनको क्या हो गया? अब उन जानवरों को कैसे भेजने जाने लगा बच्चों? तो उनको अब जब फ्रीज, आपका रेफ्रिजरेटर की सुविधा उपलब्ध हो गई, तो उनको आपका पैकेजिंग रूप में अच्छे से मतलब उनको पैकिंग करके भेजा जाने लगा। तो ये था मांस से जुड़ी चीजें। अब कह रहे हैं कि 19 सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, कह रहे हैं कि 19वीं सदी जब आई उसके आखिर तक कैसा उपनिवेशवाद था, क्या ये सारी चीजें होने लग गई थी, इनको हम लोग आपका इसके अंतर्गत देखेंगे। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है, इसमें कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है आपका, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को डाउट, कोई क्वेरी? कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के आखिर के दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा। यह केवल फैलते व्यापार और संपदा का दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया में रहस्य पक्ष के भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिमाण हुआ। दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं शताब्दी के आखिर के दशक में यूरोपों की विजय में बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों के
कि विश्व अर्थव्यवस्था में आपका क्या हुआ, समाहित कर लिया। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखो, आप पाएंगे कि वहां के कुछ देशों की सीमा तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो कि फोटा फुट खींच फुट रखकर खींची गई हो। दुर्भाग्यवश यह भी हुआ है, अफ्रीका में कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी में यूरोप की ताकतों ने अपने अपने इलाकों को बांटने के लिए इस तरीके का सहारा लिया था। कह रहे आप अफ्रीका को देखोगे तो आपको सीधी लाइन दिखाई देंगी उनकी बाउंड्री की। देखिए, अब जैसे ये वो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इस तरीके से बिल्कुल सीधा, इस तरीके से ये इस तरह से सीधा, ये मिस्र वाला पार्ट इस तरह से जो आपकी लाइनें खींची, ये देखिए, ये है ना बिल्कुल सीधा, ये इस तरह से खींची गई थी। ये तो चलो फिर भी एक बार आपका कोस्टल एरिया हो गया। इस तरीके से आप इनको देखेंगे, टुनीशिया हो गया, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ठीक है, कैमरून हो गया, मिड कांगो हो गया। आगे देखिए, ये अंगोला पंगोला जितनी भी कंट्री हैं, ये सब इसी तरह से हैं। अब कह रहे हैं कि प्राय इसी तरीके का सहारा लिया गया 1855 तक। यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह से लकीर खींचकर आपस में बांट लिया गया। यानी कहाँ का है, यूरोप कॉन्टिनेंटल को कौन बांट रहा है, सॉरी, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल को कौन बांट रहा है, यूरोप के लोग। और कहाँ बैठकर, जर्मन का एक शहर है बर्लिन, बर्लिन में बैठ के अपने लाइन खींचने की, टूनेशिया आपके पास रहेगा, मिस्र मेरे पास रहेगा, अल्जीरिया उनके पास रहेगा, मोरक्को, मिड कांगो, ऐसे करके अपने आप में इन्होंने इनको डिवाइड कर लिया। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस में अपने शासन विदेशी क्षेत्रों में भारी कर में वृद्धि कर दी। अब जो इनका शासन विदेशों में चल रहा था, वहां के जो टैक्सेशन था, वो टैक्सेशन में इन्होंने जो था भारी मात्रा में आपका जो कर था, जो टैक्स था, वो आपका बढ़ा दिया। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे का तक आपका चुके रहे, उपनिवेश के कब्जे की जगह 1890 में दशक में आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका ने उपनिवेश की ताकत बढ़ाया। आइए देखते हैं कि उपनिवेशवाद के औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था में रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। कैसे जो आपकी इनकी रोजी रोटी है, उन रोजी रोटियों पर कैसे इनका जो असर है वो आपका स्पष्ट दिखाई देने लगा। मध्य अमेरिका में सर हेनरी मार्टिन सेनलिन एक आपका जो ये थे, एक आपके पत्रकार थे और खोजी भी थे। इन्होंने न्यूयॉर्क हेल्ड में इन्होंने कई साल पहले अफ्रीका में लिविंग नामक ऑफ मशीनरी मिशनरी की खोज के लिए इन्हें भेजा गया था। देखिए, ये आपको दिखाई देगा, एक चित्र आपको मिलेगा, थोड़ा सा इसको गौर करके देखेंगे तो अच्छे से और बहुत सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। और आप इसको देखिए, ये रेड पोस्ट या मवेशी प्लेग, इसको हम आपका अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, जो अगला लेक्चर होगा इसी में। फिलहाल आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अफ्रीका के मैप को। फिर उसके बाद हम अफ्रीका के मैप के साथ ही और बहुत सारी चीजों को इसमें शुरू करेंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अभी अभी जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।